Hello everyone. Welcome to our YouTube channel Weekly Lesson. स्टूडेंट्स आप सबको पता ही है कि इस क्राइसिस में ज्यादातर क्लासेस हम ऐसे ऑनलाइन कवर करने का प्रयास करेंगे और हमसे जितना भी हो सकेगा हम आपको सपोर्ट करने का ट्राई कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। ठीक है, लास्ट के 2 वीडियोस में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को देखा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कवर किया था। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, जल्दी से कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, क्योंकि फिजिक्स क्या है, एक ऐसा सब्जेक्ट है कि उसके आप जब तक क्वेश्चंस को नहीं लगाओगे, जब तक आप कुछ न्यूमेरिकल से होकर नहीं जाओगे, तब तक आपको कॉन्सेप्ट की बहुत अच्छी क्लैरिटी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो जल्दी से एक बार इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिवाइज करते हैं और फिर कुछ अच्छे सवाल देखते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले क्या है कि हमने ये सीखा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी फाई ई। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग एनी एरिया। ठीक है, और हमने सीखा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर। ठीक है, ये हमने सीखा था, दैट इज द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और ए वेक्टर क्या है? एस वेक्टर भी कई किताबों में लिखा होता है एनसीईआरटी में स्पेशली। ये क्या है? एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर कुछ लोगों को डाउट था, मैं एक बार फिर से जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। एरिया वेक्टर क्या है? कोई भी एरिया है, ठीक है, कोई भी एरिया है, उस एरिया के प्लेन के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर होगा जो प्लेन ऑफ एरिया के परपेंडिकुलर होगा। इसी वेक्टर को हम एरिया वेक्टर कहते हैं। दैट सिंपल। ठीक है, और कुछ नहीं है ना, बहुत रॉकेट साइंस नहीं इसमें। प्लेन ऑफ एरिया के परपेंडिकुलर एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जिससे हमें उस प्लेन के डायरेक्शन का आइडिया मिलता है। दैट्स ऑल। प्लेन के डायरेक्शन का आइडिया लेने के लिए हम उसके परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर लेते हैं जिसे हम एरिया वेक्टर कहते हैं। दैट्स सिंपल। ठीक है, अब नेक्स्ट ये हमने ये समझ लिया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए। साथ साथ मैंने आपको समझाया था कि अगर हमारी सरफेस क्लोज्ड सरफेस होगी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगी, तब हम क्या करेंगे कि हम एरिया का एक बहुत छोटा सा हिस्सा सिलेक्ट करेंगे। लेट्स से हम उसको बहुत छोटे से एरिया को हम ds मान लेते हैं और उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट करेंगे, तो यहां से हम d फाई e निकाल पाएंगे। देन पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम क्या करेंगे? फाई e इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e डॉट ds। ठीक है, इस इंटीग्रेशन से फाइंड कर लेंगे। साथ साथ मैंने आपको यह भी बताया था कि अगर क्लोज्ड सरफेस होगा तो इसका इंटीग्रेशन का नोटेशन थोड़ा सा डिफरेंट है। फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन। ठीक है, e डॉट ds। ये सारी चीजें हमने देखा था। और अगर ओपन सरफेस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, ये लग जाएगा, यूनिफॉर्म है। ओपन सरफेस होगा, ये फार्मूला लग जाएगा, और अगर क्लोज सरफेस होगा तो ये लग जाएगा। बस नोटेशन का थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सभी एकदम आसान चीज है। ठीक है, तो ये था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आइडिया जो हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। वहां पर हमने इसके कॉन्सेप्ट को समझा था, इसके फार्मूले को समझा था, इसकी पूरी थ्योरी को समझा था। अब इसके हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, तो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कॉन्सेप्ट को समझ लिया, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और इन एग्जांपल्स से हमें इसके कॉन्सेप्ट को समझने में थोड़ा सा और हेल्प होगी। ठीक है, एक एकदम सबसे पहले जीरो लेवल के एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 0। ठीक है, इस एग्जांपल में मान लो कि एक हमारे पास सरफेस है। ठीक है, इसकी साइड A मान लो। ठीक है, साइड A, और इसको क्रॉस करने वाली बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। अभी किसी कोई न्यूमेरिकल नंबर्स को नहीं मान के हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वैल्यू E नॉट है। ठीक है, एक तो ये एग्जांपल साइड A है इस शेप की। ये मान लो कि ईच साइड A है, इसमें ना स्क्वायर शेप है, ईच साइड A है सरफेस की और इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट। आपको क्या करना है? फाइंड फ्लक्स फाई। ठीक है, एक और छोटा सा एग्जांपल मान लेते हैं। ये 0 था क्योंकि एकदम आसान है, एक 1 मान लेते हैं। और इसमें जो है इस शेप को थोड़ा सा कुछ एंगल पे सेट करते हैं। लेट्स सपोज दैट इस तरीके से। तो इस बार इनका जो एरिया वेक्टर है उसका और इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बीच का जो है समथिंग एक एंगल होगा, और इस एंगल को अभी हाल फिलहाल के लिए हम थीटा मान लेते हैं, दैट इज a वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार भी E नॉट, बाकी सब कुछ सेम, ईच साइड A। अगेन सेम थिंग, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो ये 2 एग्जांपल है, बिल्कुल बेसिक्स एग्जांपल है, किसी न्यूमेरिकल को एसोसिएट नहीं करते हैं, कोई यूनिट वगैरह का फंडा नहीं। सिर्फ ये समझना है कि इसको हम फीलिंग कैसे लेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, ये समझने का ट्राई करें। वेल, आप चाहें तो आप वीडियो पॉज करके इसको एक ट्राई दे सकते हैं, आप आंसर निकालें, देन उसके बाद देखिए कौन सा आंसर सही है। ठीक है, हम आप सॉल्व करें। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखो। फ्लक्स हमने पढ़ा है, हम जो डिफिनेशन जानते हैं बस उसके बेस पे चलना है, कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लेना है। ठीक है, सिंपल।
तो फाई इज इक्वल टू हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ए। ठीक है, मेरी हैबिट है एरिया को ए लिखने की, आप एनसीईआरटी के हिसाब से एस लिख सकते हो। अब इसके हिसाब से अगर हमें वैल्यू रखनी है, सबसे पहली चीज हमें पता है कि इसकी डिफिनेशन ओपन करने पर E का मैग्नीट्यूड A का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा बिकॉज ऑफ व्हाट डॉट प्रोडक्ट। अब सबसे पहले थीटा की बात हो गई, हमने आपको पहले भी समझाया था थीटा क्या है। थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल है उसी को हम क्या कहते हैं, थीटा। ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया। तो अब इस बार थीटा क्या, थोड़ा सा इसको समझो। देखो ये प्लेन इस तरीके से रखा हुआ है कि इसका जो एरिया वेक्टर है वो भी किसके पैरेलल है, इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो इस प्लेन का एरिया वेक्टर पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तभी इसको मैक्सिमम क्रॉस कर रहा है। तो इस केस में आप खुद से बताओ थीटा क्या होगा। ऑब्वियसली थीटा क्या होगा, 0 डिग्री, बिकॉज दोनों कैसे हैं, पैरेलल है। ठीक है, तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, E की मैग्नीट्यूड हमें E नॉट पता है, एरिया कितना होगा, ईच साइड A है, स्क्वायर सेट है, तो ऑब्वियस सी बात है एरिया की वैल्यू A स्क्वायर हो जाएगी और cos का 0 डिग्री। ठीक है, cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 वी ऑल नो। तो इसका आंसर आ जाएगा E नॉट इंटू A स्क्वायर, दैट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आपको मेरे साथ तो थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया लगो, एकदम आसान क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको एग्जांपल 0 कहा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा सवाल, आई होप ये समझ आ रहा। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, इस क्वेश्चन में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इस बार जो एरिया वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल नहीं है, वो एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कोई एंगल बना रहा है थीटा, और थीटा मैंने आपको अभी दिया नहीं, हमने न्यूमेरिकल्स के बाद में बात करेंगे। तो सिंपल, अगर मान लो थीटा की वैल्यू 30, 60, 90 कुछ भी होती, कुछ भी थीटा होता है, तो आपको कॉस की वैल्यूज पता है, आप उसको वैल्यू पुट कर देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी होती है न्यूटन पर कूलम में, कुछ आप उसको पुट कर देते हैं, एरिया नहीं होता उसको निकाल लेते हैं, सिंपल। अब इस केस में फ्लक्स क्या आ जाएगा, सो फ्लक्स इज इक्वल टू अगेन E डॉट A वेयर E A cos थीटा। थीटा को हम वैसे रखने वाले बिकॉज थीटा नोन नहीं है। E की वैल्यू E नॉट, एरिया A स्क्वायर एंड अगेन cos। दैट इज द फ्लक्स इन दिस केस। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर। सिंपल सा मीनिंग क्या है दोनों एग्जांपल के ये समझने का कि मैंने आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने वाले सवालों को जनरलाइज करने का प्रयास किया। ठीक है, 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर कुछ भी साइड दी होगी तो आप आसानी से एरिया कैलकुलेट कर सकते हो। थीटा कुछ दिया होगा तो आप आसानी से cos थीटा फाइंड कर सकते हो, और आप इस मल्टीप्लाई को करके फ्लक्स को बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे, 0 एंड 1 एग्जांपल। इससे आपको फ्लक्स कैलकुलेट करने का जो एक थोड़ा सा आइडिया है वो मिल जाएगा। वेल, तो अब जो है एक और क्वेश्चन अटेंड करते हैं। पिछले 2 एग्जांपल आई होप आपको समझ आ गए होंगे। ये क्वेश्चन आपकी वेरी फेमस बुक एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 15th क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी एक्सरसाइज में फ्लक्स के और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, आपको सारे अटेंड करने चाहिए, वहां से आपको एक आइडिया मिलेगा अच्छे क्वेश्चन करने का। ठीक है, फिर आप और भी किताबों से लगा सकते हो। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 15th क्वेश्चन देखते हो, और इसको देखने से आपको थोड़ा सा ज्योमेट्री वाले क्वेश्चंस भी करने का एक आइडिया मिलेगा। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें एक्स वाई जेड प्लेन यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इन्वॉल्वमेंट होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के क्वेश्चन। ठीक है, तो कई बार इसमें बायो वाले स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को लेकर उतना जो है कंफर्टेबल नहीं होते, बट ऐसा कुछ है नहीं, आप बहुत आसानी से इसको सीख सकते हो। ठीक है, नाउ सी, अब देखो क्वेश्चन क्या है उसको पहले ध्यान समझते हैं, फिर इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। क्वेश्चन है गिवन है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है जिसकी वैल्यू है 3 × 10⁻³ I कैप न्यूटन पर कूलम। अब ये I कैप बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे क्यों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज फ्लक्स थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन अ साइड व्हिच प्लेन इज पैरेलल टू YZ प्लेन। ठीक है, एक स्क्वायर है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है और वो जो स्क्वायर है उसका प्लेन YZ प्लेन के पैरेलल है। ठीक है, YZ प्लेन के पैरेलल है, तो उससे क्रॉस होने वाला फ्लक्स क्या होगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन सेम क्या है, इफ नॉर्मल टू इट्स प्लेन, किसका नॉर्मल, स्क्वायर का, इफ नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स अ 60 डिग्री एंगल विद एक्स एक्सिस। अब इस बार क्या था कि वो YZ प्लेन के पैरेलल था, इस बार वो एक्स एक्सिस से 60 डिग्री एंगल बनाएगा। तो इस बार क्या होगा फ्लक्स, हमें ये बताना है, दोनों ही केसेस में हमें फ्लक्स बताना है। अब देखो ध्यान से, बहुत आसान है, पहले थोड़ा सा ज्योमेट्री को समझने का ट्राई करें। ठीक है, सी मान लो कि ये एक्स एक्सिस है एंड दिस इज योर Y एक्सिस एंड दिस इज Z एक्सिस। ठीक है,
ये तीनों एक्सिस के बारे में आपको आइडिया होगा, सभी 90 डिग्री पर एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, ऑर्थोगोनल टाइप्स। अब देखो कई लोगों को लगता है कि हम एक्स वाई जेड एक्सिस किसी को भी कहीं भी अलाइन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। एक्स वाई जेड एक्सिस का एक पैटर्न होता है क्योंकि वो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट को रूल को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो एक्स क्रॉस वाई जेड, आई क्रॉस जे के कैट, ये समझ आ गया सबको। अब ध्यान से देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ऑब्वियस सी बात है आई कैप का मतलब है ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है। इट मींस कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरीके से मान सकते हो ये इलेक्ट्रिक फील्ड। और हमें जिस प्लेन के थ्रू, जिस स्क्वायर के थ्रू फ्लक्स को फाइंड करना है वो वाई जेड के पैरेलल है। और वाई जेड के पैरेलल होने का मीनिंग समझना, इट मींस वो यहां भी हो सकता था, वो कहीं आगे भी इस तरीके से हो सकता था, इस तरीके से वो कहीं भी हो सकता था, क्योंकि वो वाई जेड के पैरेलल है तो वो कहीं हो सकता था। ओरिजिन से कितनी दूर है, कितने पास है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये पता है कि वो वाई जेड प्लेन के पैरेलल है। और अगर ये पैरेलल होगा तो सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसको क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, ठीक है। स्क्वायर की साइड कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ये आई होप आपको ज्योमेट्री समझ आ रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक्स एक्सिस की तरफ है, जिस स्क्वायर को वो कट करेगा, जिसके लिए फ्लक्स निकालना है, उसकी डायरेक्शन वाई जेड प्लेन के पैरेलल है। सो नाउ सी वाई डेफिनेशन, फ्लक्स का फार्मूला हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, ठीक है। और इसको एक्सपैंड करेंगे तो हमें मिल जाएगा E A cos थीटा। थीटा की बात करते हैं। अब देखो ये जो स्क्वायर है ये किसके पैरेलल है, वाई जेड प्लेन के पैरेलल है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका जो नॉर्मल यानी जो एरिया वेक्टर होगा उसकी भी डायरेक्शन क्या होगी, एक्स एक्सिस की। इज इट ऑल? बिकॉज मैंने आपको पहले ही समझाया एरिया वेक्टर क्या है, एरिया वेक्टर हमेशा उस एरिया के प्लेन ऑफ एरिया के परपेंडिकुलर होगा। तो अगर वो प्लेन वाई जेड प्लेन में है, प्लेन जो है किसके पैरेलल है, वाई जेड प्लेन में, तो उससे परपेंडिकुलर वाला किस डायरेक्शन में होगा, एक्स एक्सिस, ठीक है। अब अगर एरिया वेक्टर भी एक्स एक्सिस में है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, तो ऑब्वियस सी बात है थीटा कितना होने वाला है, 0, एग्जैक्टली। तो अब इस बार क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आप रख लो 3 × 10⁻3, ठीक है। एरिया को कई लोग अलग से कैलकुलेट कर सकते हैं, बट यहां पर एक बात है जिसका आपको ध्यान रखना है, वो क्या है, आपको ध्यान रखना है कि आपसे सिन ना हो जाए, सिन फॉरवर्ड पावर, एग्जैक्टली। सिन कैसे होगा, रीजन ये है कि अगर आप एसआई यूनिट में कन्वर्ट नहीं करोगे, किसमें कन्वर्ट नहीं करोगे, एसआई यूनिट में, तो फिर आपसे क्या होने वाला है, सिन होने वाला है, और आपका सवाल गलत है। अब इसको देखो ध्यान से, एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना हमें पता है, लेंथ के एसआई यूनिट मीटर है, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो ये आई सबको आता होगा कन्वर्ट करना है। स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, 10 × 10, यहां जल्दी से एरिया इज इक्वल टू 10 × 10 सेंटीमीटर, इट मींस 100 सेंटीमीटर, और इसको हम लिख सकते हैं 10⁻² मीटर स्क्वायर। वेल, कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को, ये सब क्लियर, ठीक है। अब देखो, तो एरिया की वैल्यू होगी 10⁻² इनटू cos थीटा, यानी हमें पता है cos 0 डिग्री, और इसकी वैल्यू भी अगेन कितनी है, 1। अब ध्यान से देखो, 10⁻3 10⁻2 तो इनटू 10⁻1 बचेगा, इज इक्वल टू 30। और फ्लक्स की यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर, दैट इज द फ्लक्स फॉर पार्ट ए, ठीक है। ये पार्ट ए का सॉल्यूशन है, आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है, समझ आ गया अच्छे से, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 3 × 10⁻3, एरिया 10 × 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया 10⁻² मीटर स्क्वायर, एरिया का मल्टीप्लाई किया, थीटा कितना होने वाला है, 0, बिकॉज प्लेन वाई जेड के पैरेलल था, तो उसका एरिया वेक्टर भी एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, ये किससे पता चला, आई कैप से, सिंपल। और cos 0 की वैल्यू 1, हमारा फ्लक्स आंसर आ गया, श्योर। अब दूसरे पार्ट को देखते हैं, दूसरा पार्ट भी बिल्कुल आसानी है समझना, एकदम आसान है, देखो ध्यान से। दूसरे पार्ट में चेंज सिर्फ इतना है कि इस बार जो प्लेन है, यानी इस बार जो स्क्वायर है, वो किसी वाई जेड प्लेन के पैरेलल नहीं है, इनफैक्ट वो एक एंगल बना रहा है 60 डिग्री, तो हमें पता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। एरिया सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है। बी पार्ट के सोल्यूशन को देखो, फाई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ए, दैट विल बी इक्वल टू E A cos थीटा कितना है, 60। थीटा ही तो दिया है, 60 डिग्री एंगल बना रहा है, इट मींस व्हाट, कि ये अगर आपका प्लेन है तो इसका थीटा अगर एरिया वेक्टर इस तरीके से है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, और एरिया जो है उसके साथ 60 डिग्री का, एरिया वेक्टर उसके साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है,
दैट सिंपल केस। तो कॉस क्या हो गया 60, एरिया की वैल्यू 3 इंटू 10 टू दी पावर 3, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंटू एरिया सेम है 10 की पावर -2। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है जी, कॉस 60 ऑब्वियसली बिल्कुल आसान सी बात है 1/2 वैल्यू cos 60 की, और यहां से आप कैलकुलेट करोगे 3 इंटू 10 इंटू 1/2 दैट इक्वल टू 5 एंड 15 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। दैट इज द आंसर फॉर पार्ट बी। आई होप आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। थीटा पता है तो cos थीटा की जगह थीटा की वैल्यू रख देनी है, cos थीटा के नोन एंगल्स आपको ज्यादातर पता होंगे और आप फटाक से फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन और सिंपल सी बात है। ठीक है, इसी तरीके से किसी भी क्वेश्चन को करना है तो आपको बस थोड़ा सा ये ध्यान देना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या है। सिंपल, फार्मूले में कितनी चीजें हैं, 3 चीजें हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर, थीटा। तो आपको इन्हीं तीनों चीजों पे ध्यान देना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या है और उन दोनों के बीच का थीटा क्या है। सवाल आपका गलत नहीं होगा, सिंपल केस। ज्योमेट्री को बहुत ध्यान से कवर करना। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ये थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कुछ एग्जांपल्स। पहले वीडियो में हमने सबसे पहले आपको ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझाया था, दूसरे वीडियो में मैंने आपको उसके फार्मूलेस के कैलकुलेशन के बारे में बताया था, और इस तीसरे वीडियो में हमने इससे रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस को अटेंड किया। ठीक है, कोई और क्वेश्चंस का डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप इसको अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे वाले टॉपिक को कवर करेंगे। आपको पता है कि इस टॉपिक को पढ़ने के साथ हमने एक नए टॉपिक को पढ़ने के लिए अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लिया है, दैट इज गॉस थ्योरम। ठीक है, गॉस थ्योरम को पढ़ने के लिए हमने अपना बेस यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लिया है। ये समझ आया तो ये भी समझ आएगा डेफिनेटली। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।